हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हीर अली शाह और स्वागत करता हूं आप सबका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल में। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बार बार बोला था कि ऊपर फंसना नहीं, और आपको अब समझ में आ रहा होगा क्यों। क्योंकि उस वक्त दोस्तों बड़ा बुरा लगता है जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, कोई हमें रोक रहा होता है, अरे यार बाय करने दो, आप क्यों नहीं बाय करने दे रहे हो। फिर फोमो का शिकार होते हैं, हमने बाय नहीं किया, और हम फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम कहीं मिस कर जाएंगे और ये शेयर यहाँ भाग जाएगा वहाँ भाग जाएगा। तो दोस्तों, आपको ऑलरेडी मैंने 3 फैक्टर्स बताए हुए हैं कि इस वक्त इंडिया के अंदर इलेक्शंस चल रहे हैं। गवर्नमेंट का पूरा फोकस इलेक्शन मैनेजमेंट में, ना कि निफ्टी मैनेजमेंट में। सेकेंडली, रशिया यूक्रेन का आप काफ़ी दिनों से देख ही रहे हैं, उठापटक चल रही है। तीसरा, जो अमेरिका में इन्फ्लेशन हाइक वजह से अचानक से बैंक जो अब वहाँ की जो फेड है बैंक के रेट बढ़ाने वाली है। और इसी के साथ जो चौथा सोने पे सुहागा, जो भी आपने पढ़ा भी होगा सुना भी होगा, एबीजी शिपयार्ड का फ्रॉड। एक्चुअली में ये एनपीए तो गवर्नमेंट इसने स्टेट बैंक और सारी बैंकों ने पहले ही कर दिए थे, एनसीएलटी में केस भी था, पर अभी वो फॉरेंसिक ऑडिट में फ्रॉड डिफाइंड हो गया। फ्रॉड में वो 100% उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। एज अ सीए टर्म्स मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा बैंकों की बैलेंस शीट्स के ऊपर कि 100% प्रोविजन बनाने से ऑफकोर्स उनके प्रॉफिट्स नीचे आएंगे। और जिसमें सबसे ज़्यादा हेम्पर होती है बैंक के दिख रही हैं, वो आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कुछ ये बैंक के हैं। और अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड है। नीरव मोदी वाला फ्रॉड करीब 11-12 हज़ार करोड़ का था, ये 22,000 करोड़ का है, 22,000 करोड़ से ऊपर का ही है। तो दोस्तों, नेगेटिव न्यूज़ के साथ एक और नेगेटिव न्यूज़। अब क्या करना चाहिए इस बाज़ार के अंदर। देखिए दोस्तों, मार्केट है और मार्केट यहीं रहने वाली है। आपको ये डिसाइड करना है कि कब एंटर लेना चाहिए आपको और कब एग्जिट लेना चाहिए, और अपनी पोजीशंस को, जो कहते हैं ना, अपनी जो साइज ऑफ पोजीशंस है उसको अपने कंट्रोल में होना चाहिए। अगर आपकी पोजीशन साइजिंग आपके कंट्रोल में है तो मार्केट चाहे नीचे जाए ऊपर जाए, आपको एज ए इन्वेस्टर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। दिक्कत सिर्फ उसी ट्रेडर को होती है जो ट्रेडर भी अपनी पोजीशंस को कंट्रोल में नहीं रखता। कि मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर आपका कल कोई शेयर 10% नीचे के सर्किट पर खुल जाए और फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है मार्जिन की, तो दैट मीन्स आपकी पोजीशन कंट्रोल में। और अगर कल कोई शेयर 10% नीचे खुल जाए और आपको लॉस काटना पड़ता है, दैट मीन्स आपने ओवर ट्रेड किया हुआ है। तो आप अपने सबसे पहले तो मार्केट का डायरेक्शन चाहे ऊपर का हो या नीचे का हो, अपनी पोजीशन साइजिंग को समझिए, राइट। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो सारे शेयर ऊपर जाएंगे, मार्केट नीचे आएगी तो सारे शेयर नीचे आएंगे। पहले तो एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग ये थी। अब आइए बात करते हैं फ्राइडे की मार्केट की। दोस्तों, फ्राइडे की मार्केट में लगातार हमने देखा था, जो मैंने आपसे एक टेलीग्राम पे अपडेट दिया था, जब तक 270 290 के ऊपर है, अब मार्केट में जब गैप डाउन होकर खुली थी, आप कोई फर्दर सेल ऑफ मत कीजिएगा। और आप देखिएगा 303 का लो था, लगभग 3 से 4 बार यहां से छू के वापस ऊपर गई। जो हमारा 290 का जबरदस्त वाला सपोर्ट था उसको इसने रिस्पेक्ट दिया, राइट। और मैं आपसे एक चीज और बोल रहा हूं लगातार इधर की मार्केट मार्च तक वॉलेटाइल रहने वाली है। दोस्तों, क्रूड ऑयल का दाम भी वॉर की वजह से बढ़ रहा है, तो जिसका इंपैक्ट हमारी डायरेक्ट इक्विटी में पड़ने वाला है। तो इसीलिए अभी कम पोजीशंस में काम कीजिएगा, और नीचे के लेवल्स पे आप ज़्यादा बाइंग करेंगे तो आपको एवरेज इन्वेस्टर्स को ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब आप देख रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर्स अब टूटने लगे हैं, जो कि एक हेल्दी साइन नहीं है मार्केट के लिए। शेयर्स जो अपने इतने प्रॉफिट वाले शेयर्स हैं, IEX, MCX, इन शेयर्स में भी अब एक अच्छी खासी हम फॉल देख रहे हैं। और मेटल्स को अगर हम छोड़ दें, मेटल्स और मीडिया सेक्टर को छोड़ दें, तो लगभग हर सेक्टर के अंदर, पावर सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग था, टाटा पावर लीडर था, टोरेंट पावर, इन सब में अच्छी खासी पिटाई चालू हो गई है दोस्तों। तो इसीलिए मैंने बार बार बोला कि मार्केट में शेयर कोई ख़राब नहीं है, सिचुएशंस आती जाती हैं, आपको सिचुएशन के अंदर कैसे ट्रेड लेना ये पता होना चाहिए। अब मैं जहाँ तक निफ्टी की फर्दर बात करता हूँ, अगेन मैं बोलता हूँ, अभी आपको एकदम से बहुत नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको SGX निफ्टी पे ले चलते हैं, जो हमारी सिंगापुर में ट्रेड होती है। SGX निफ्टी काफ़ी टूटी हुई थी ऑलरेडी। अमेरिकन मार्केट, सारे मार्केट फ्राइडे में टूटे थे हमारे बंद होने के बाद, और ये लगभग 17,195 में बंद हुई है, यानी वहाँ से लगभग हमारा 160 पॉइंट नीचे। तो अब एक तो अगर कोई गैप डाउन खुलती है हमारी मार्केट, और गैप डाउन में करीब 17,200, 210, 190 के आसपास खुलता है, तो वहाँ से इमीडिएटली शॉर्टिंग मत कीजिएगा, ये सोचते हो कि कल ही जैसे निफ्टी 16,000 पे आने वाली है। थोड़ा सा मार्केट की साइकोलॉजी को समझिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर कोई बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, मान लीजिए 17,200, 210, 190, तो एक 15 मिनट से आधा घंटा मार्केट को पहले चलने दीजिए। लेट इट सी, उसको कोई भी अगर एक बाउंस मारना है वहां से, मे बी 250, 260, जहां भी बाउंस मारना है, उस बाउंस के बाद जब आपको एक 15 मिनट्स का नेगेटिव कैंडल मिले, तभी आपको कोई शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है दोस्तों, कई बार हम देखते हैं गैप डाउन खोला, वहीं पे एक और 5 मिनट के अंदर डाउन साइड निफ्टी ने बहुत तेजी से बनाया और वहीं से
हमने एक रिवर्सल देखते हैं। उस रिवर्सल के अंदर क्या होता है, सारे शॉर्टर्स फंस जाते हैं। निफ्टी ऊपर तो नहीं जाती है बहुत, पर कहीं ना कहीं 40-50 पॉइंट्स के अंदर रेंज में फंस जाती है, और जितने उन्होंने शॉर्ट किया होता है वो लोग कहीं ना कहीं वो 40-50 पॉइंट के लॉस में इंट्राडे में माल काट के ही बाहर निकलते हैं, प्रॉफिट्स नहीं मिल पाते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। अगर जिनको शॉर्टिंग भी करनी है, ऐसा नहीं है आपको मार्केट मौका नहीं देगी। इस मार्केट में बायर भी है, सेलर भी है। अगर कोई गैप डाउन आता है तो वेट कीजिए, राइट, वेट कीजिए, मार्केट को सेटल होने दीजिए हाफ एन आवर में। उसके बाद देखिए कोई रिवर्सल तो नहीं आ रहा। अगर कोई रिवर्सल आ रहा है अपसाइड में और फिर से कोई डाउनफॉल आता है और अपने एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस को तोड़ता है, अब देखिए 290 का बहुत मेजर रेसिस्टेंस जो था वो तो कल टूटने वाला है गैप डाउन से, जो अभी तक के सिनेरियो में लगता है। अब मान लीजिए कोई नीचे आता है और अगेन मे बी 200 से 290 तक मार्केट जाती है, 280 या 270 तक जाती है, और वहां से आप कोई रिवर्सल देखते हैं, दैट विल बी द परफेक्ट पोजीशन जहां से आप एक शॉट मार सकते हो। मात्र 30 पॉइंट का एसएल रख के 17310 के ऊपर, 310 के ऊपर का, जो हमारा पिछली बार का मान लीजिए लो था निफ्टी का, अगर हम निफ्टी की बात करते हैं 303 का लो था, तो जो भी आपका एसएल होगा वो 305 310 का एक एसएल मार के आप, अगर मार्केट आपको 250 260 के आसपास, 70 के आसपास कहीं से भी रिवर्सल होती हुई दिखती है, तो आप 305 जो उसका लो है इसके कहीं भी 10 पॉइंट ऊपर का 310 में भी 320 का एसएल मार के आप शॉर्ट कर सकते हैं। एक सिनेरियो ये रहा। दूसरा दोस्तों, ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए बहुत जल्दी नहीं करेगी, तो कॉल राइटिंग एक और अच्छा जरिया है। जिनके पास अच्छी कैपिटल है और जो अपनी पोजीशन साइज को कंट्रोल में रख सकते हैं, वो अच्छे से 17,500 के आसपास के, 600 के आसपास के कॉल राइट करके और ऊपर 17,800 के ऊपर के कॉल खरीद सकते हैं, ताकि उनका मार्जिन ना लगे और उनको एक अच्छा पैसा बन जाए कॉल राइटिंग में। तो ये सेकंड सिनेरियो है, क्योंकि अभी इमीडिएट कोई ऐसी निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी अपसाइड नहीं दिखती है, क्योंकि बजट का जो मैंने आपको बार बार कहा था हाई था 17,800 का, इसके ऊपर ही हम कोई फ्रेश तेजी की तरफ देखेंगे। अदरवाइज मैं 670 से लेके जो हमारी ये लाइन थी उस 720 वाली, इसी के अंदर हम प्रॉफिट बुकिंग की ही सोचेंगे। और देखिए लगभग यहीं आगे बाजार घूमी थी, राइट। और सेम बैंक निफ्टी में मैंने आपको 39,200 का लेवल दिया था, जहां से हम ऊपर अभी कुछ नहीं देखेंगे, और वहीं से बैंक निफ्टी भी घूमी है। तो अब दोस्तों ये जो इसका बीच का गैप था, जो निफ्टी जिस रेंज में चल रही थी 17,300 से लेकर 620 वाली रेंज, अब नेक्स्ट 300 पॉइंट की नीचे की रेंज खुल गई निफ्टी की, यानी कि अब फिर से 17,000 से 17,300 की रेंज मैं बोल रहा हूं, अब ये निफ्टी की चलेगी। अब इसके अंदर आपको फिर से अगेन वो गलती नहीं करनी कि नीचे आते ही आपको बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग करनी है। नहीं दोस्तों, लगातार 17,050-40 के आसपास से बहुत बार 17,000 इनफैक्ट 50 से 150 का बहुत बहुत मेजर सपोर्ट है निफ्टी का। तो अभी इतनी आसानी से निफ्टी तोड़ेगा ऐसा लगता नहीं है। यस तोड़ेगा, ये तो दिख रहा है, पर इतनी आसानी से तोड़ेगा इंट्राडे के अंदर या स्कटान में देगा, ये कहना बहुत मुश्किल है दोस्तों। और वैसे भी साइकोलॉजी ऑफ मार्केट ये कहती है जब सारे लोग बेचेंगे तो ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम से गिरेगी, क्योंकि कोई ना कोई तो खरीद भी रहा होगा। तो खरीद जो रहा होगा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स खरीदते हैं दोस्तों। जब ऐसी बाजार में कोई खरीदता है तो बहुत ज़्यादा आप सेल ऑफ की तरफ, ठीक है, अपने कंट्रोल में रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से सेल कीजिएगा। और फिर बोल रहा हूँ, कोई भी पहले रिवर्सल आने दीजिएगा अपसाइड का, उसके बाद जब फिर से वापस जाए नीचे, अगर गैप डाउन में खुलती है बाजार तो ही बेचिएगा। अदरवाइज आपकी जो स्टॉप लॉसेज हैं वो बहुत ऊपर के हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं रिस्क जो असेसमेंट जो मैनेजमेंट करते हैं हम, वो थोड़ा मुश्किल होगा, राइट। तो निफ्टी का जो विरसे में बोल रहा हूँ सपोर्ट लेवल वही है हमारा, जो पहले हमारा लो था 17,050-40 वाला जो लो है। अब 17,100 से लेके 17,070 से 120 की जो रेंज है, इस रेंज में निफ्टी समय बिता सकती है काफ़ी ज़्यादा। और इस रेंज को जब ये ब्रेक करेगी तो अब की बार ऐसा लगता है कि जो हमने बोला है 16,970 और 16,800 का लेवल तो आराम से आ जाएगा। और उसके बाद हमें देखना है क्या फिर से रिवर्सल आता है, फिर से 17,200-300 की तरफ निफ्टी जाती है, वहीं से और मारती है। तो जैसा सिचुएशन आएगी हम वैसा देखेंगे, पर इस बार ये तय दिख रहा है वंस इट विल ब्रेक 17,000, 16,800 को ब्रेक करेगी तो 16,400 पे नहीं रुकेगी दोस्तों। जैसा मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया, मैं डरा नहीं रहा हूं, जो मेरे को चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं मैं उसी पैटर्न पे बता रहा हूं कि आपको। चलिए आपको मैं निफ्टी का एक आपको मंथली चार्ट दिखाता हूं, इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। फ्रेंड्स आप शायद ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे कि मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा हम इसको निफ्टी के मंथली चार्ट में चलते हैं। ये 16,800 का लेवल है, राइट। जब ये ब्रेक करेगा इसके नीचे का सिर्फ यही कैंडल है जो इसका सपोर्ट है मंथली में, और कोई आपको कैंडल इस बीच में नहीं दिख रही होगी। दैट मीन्स अगर ये अब की बार ब्रेक करेगा तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो इसी कैंडल का लो होगा, जो को 16,850 का है मंथली पे। इसीलिए दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अगर ये ब्रेक करेगा तो 16,800 के बाद इसका जो धीरे धीरे करके नीचे का लेवल है वो कहीं ना कहीं 15,850 और 15,000
में भी 600, 15,000, 700 ये वाला लेवल तक आ सकती है। हालांकि मैं अभी इतना नीचे के लिए आपको डरा नहीं रहा हूं, इट मे कम और इट मे नॉट कम, पर अभी मार्च तक मार्केट वॉलेटाइल रहेगी। एज अ ट्रेडर हमें अपने दिमाग में ऊपर के लेवल जैसे हम खोल के चलते हैं कि निफ्टी 20,000 भी आएगी, 22,000 भी आएगी, 24 भी आएगी, तो हमें कहीं ना कहीं नीचे के लेवल भी पता होना चाहिए कि कहां तक जा सकती है। अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हैं इंटरडे के अंदर, वीकली ट्रेड्स, मंथली ट्रेड्स, और यहीं कहीं ना कहीं जो लोग पुट या कॉल बेचने का काम करते हैं उनको ये समझ में आएगा निफ्टी के हमें कौन सी पुट्स बेचनी चाहिए और कौन सी पुट से बचना चाहिए, राइट। तभी आपको मजा आएगा काम करने में। और एज ए इन्वेस्टर की जहां तक बात है, इन्वेस्टर्स के लिए तो ये एक आइडियल सिचुएशन होगी कि जैसे जैसे अगर निफ्टी नीचे आती है तो जो लोग को लगता था हम माल नहीं खरीद पाए उनको लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी फिर से, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए दोस्तों, मैं फिर बोला हूँ लॉन्गर टर्म्स में मार्केट इज वेरी बुलिश। मैं मार्केट में बहुत तेजी देख रहा हूँ। ये सारी जो मंदी है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की है, मे बी यहाँ से 2 महीने 3 महीने, इससे ज़्यादा नहीं है। और अप्रैल से मार्केट फिर से रिवर्सल आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इस 2022 2021 से बड़ा साल होगा, पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि 2022 जो है बिल्कुल ही आपका कोरोना काल में चला जाएगा और जैसे तब मार्केट टूटी थी 12,000, 10,000, 8,000 ऐसे मार्केट आएगी। नहीं दोस्तों, मार्केट अभी बहुत स्ट्रांग जोन में है और मेरा ऐसा मानना है 2024 तक मार्केट स्ट्रांग ही रहेगी। ये जितनी भी करेक्शंस आ रही हैं ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है। ये एक अपॉर्चुनिटी होगी अगर मान लीजिए मार्केट आ जाती है 16,000 या 16,200 या 15,800 में भी, कि जो लोग माल नीचे नहीं खरीद पाए थे स्ट्रांग शेयर्स को, वो जरूर 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 इन जगहों पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आईटी आप देख रहे हैं बहुत अच्छा करेक्ट हो गया है और अभी यहां से फर्दर अगर 5 से 7% करेक्ट होता है तो आप देख सकते हैं कि काफी सारे शेयर आपको बहुत बहुत अट्रैक्टिव प्राइसेस पे मिलेंगे, जो लॉन्गर वर्जन में हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और मेटल के अंदर अभी मैं अच्छा ही देख रहा हूँ, जो लगातार आपको बोलता है मेटल के अंदर मुझे कोई वीकनेस नहीं दिख रही है। थोड़ी बहुत ठीक है, मार्केट गिरेगी तो शेयर्स गिरेंगे, पर ओवरऑल मेटल के अंदर आप अपनी पॉजिटिव पोजीशन ही बना के चलेगा। बैंकिंग, यस, इस फ्रॉड आने के बाद हमें देखना पड़ेगा रिएक्शन क्या होता है। बैंक वैसे भी बहुत ज़्यादा चल गई थी, अब फिर से एक करेक्शन की बारी आएगी बैंक्स की, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये बैंक अगर हमारा 38,000 का सपोर्ट तोड़ती है जो लगता है कल, तो सीधे उसका जो सपोर्ट लेवल है वो 37,500 और 37,000 के आसपास है। चलिए मैं बैंक निफ्टी के चार्ट में दिखा देता हूं आपको ये चीज। दिस इज अ मंथली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, राइट। तो हम पहले इसको नॉर्मल चार्ट को देख लेते हैं 15 मिनट्स के फ्रेंड्स। इस पे चलते हैं। पहले जो हमारा ये लेवल था 350 से 450, ये सपोर्ट का काम कर रहा था। 39,200 ऊपर का लेवल था हमारा, जहां पे हमारी जहां से बैंक्स बार बार लौट रही थी, और ये काम हमारा जिसको इसने ब्रेकआउट करके ऊपर गया था। अब 350 के नीचे फिर से मंदी की गिरफ्त में आ जाएगा और ऐसा लगता है कल गैप डाउन खुलेगा। इसके बाद इसका कहां पे सपोर्ट है हम डेली चार्ट पे चल के देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए डेली चार्ट 38,300 के नीचे सीधे इसका सपोर्ट, पहला सपोर्ट जो आएगा वो यहाँ पे आएगा 37,936 पे, जो मुझे लगता है कि ये भी ब्रेक ही होगा कहीं ना कहीं अच्छा खासा। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सपोर्ट है जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 37,500 के आसपास है दोस्तों। 37,500 के आसपास हमें ये देखना होगा कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। अगर 37,500 को भी नहीं ब्रेक वो सपोर्ट करेगा तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट, क्योंकि बैंक निफ्टी में दोस्तों चाल 500 पॉइंट करके आती है। आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी 493 पॉइंट नेगेटिव, तो 500 पॉइंट बैंक निफ्टी में इज समथिंग वेरी नॉर्मल। 1.25 से 1.5% तक की गिरावट या तेजी इसमें बहुत बहुत नॉर्मल है। तो आपको भी 500 पॉइंट तक सोचना पड़ेगा दोस्तों, कि जैसे कल अगर बहुत ट्रेंडिंग डाउन साइड का मूव होगा तो मे भी 1000 पॉइंट का भी मूव हो सकता है, 37,500 पे भी आ सकती है। पर दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, डे एंड पे माल को बराबर करके जाइएगा। छोटी सी भी अच्छी न्यूज़ मार्केट को बहुत तेजी से ऊपर खींच सकती है, छोटी सी भी बैड न्यूज़ मार्केट को बहुत तेजी से नीचे जा सकती है। बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, पोजीशंस अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो बहुत हेवी लॉसेस हो सकते हैं आपको। इसीलिए जो लोग शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिएगा। ऑप्शंस को तो बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा इस वक्त, जो लोग खास करके मार्केट में नए हैं। अदरवाइज कॉल बाय करने में या पुट बाय करने में, या मे बी उनको अगर नहीं पता है इंडेक्स वॉलेटिलिटी क्या होती है, क्या टाइम मैनेजमेंट थीटा होता है, क्या मतलब आपको अगर नहीं पता डेरिवेटिव्स को कैसे ट्रेड करते हो तो बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। आप सिंपली कैश में ट्रेड कीजिएगा। जो स्टॉक आपको लगता है बहुत अच्छा, आपको लगता है लॉन्गर टर्म आपका उसका विजन है, नीचे के लेवल पे मिल रहा है आपको, उन्हीं में बाइंग कीजिएगा। और बैंक निफ्टी में यस अभी एक नेगेटिव रुझान है, और मैं ये बोलूँगा बैंक निफ्टी में भी अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो पहले उसको वापस से ऊपर आने दीजिएगा, बाउंस मान लीजिएगा। जब अगेन कोई रिवर्सल मिलता है मे बी 38,200 250 के आसपास से, तो आपको पता है कि 350 to 400 का मेरा एसएल है। 38,400 के ऊपर मेरे को वापस से लॉन्ग, 38,450 के ऊपर हमें वापस से लॉन्ग हो जाना चाहिए। तो वो आपका जब 100 पॉइंट्स का एसएल में आपका
उस रेंज में आ जाए बैंक निफ्टी, तब आप ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा अच्छा ट्रेड मिलेगा आपको बैंक निफ्टी में। बिकॉज वॉलेटिलिटी इतनी होती है कि 10-20 पॉइंट तो बैंक निफ्टी में अगर आप ऐसा लगाएंगे तो विद इन सेकेंड्स खा जाएगा, राइट। तो बैंक निफ्टी दोनों अभी तो डाउन साइड ही दिखती हैं, और मैंने आपको बोला भी है कि अभी मार्केट में हमें एक ही नीति रखनी चाहिए। जब हमारे लेवल्स आ जाएं, मे भी 17,050, 16,800, वहाँ हम छोटी सी बाइंग करेंगे। 16,600, 16,400 वहाँ हम बाइंग करेंगे। 16,200, 16,000, 15,800 वहाँ हम बाइंग करेंगे। और यहाँ से अगर मान लीजिए जब जब हमारे अपसाइड आते हैं 17, जैसे अभी हमारा आया था, तो हमें 17,600 के आसपास, 650 के आसपास, 750 के आसपास बेचने के लिए सोचना है। 800 के ऊपर फिर हम एकदम से लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, और 18,200, 300 के ऊपर फिर हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ये सोच रख के अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, ये मैं ट्रेडर्स के लिए बोल रहा हूँ, नॉट फॉर इन्वेस्टर्स, दिस इज फॉर ट्रेडर्स, कि 17,800 के ऊपर अगर जाएगा तो हम फिर से पॉजिटिव हो जाएंगे और 18,200, 300 पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और नीचे अगर आता है तो हम नीचे 16,800, 16,600 इन रेंज के अंदर जो इन्वेस्टर्स भी उनको अपना बाइंग करना चाहिए। और ट्रेडर्स तो अपने हिसाब से इंटरडे पोजीशंस को लेंगे, कैरी फॉरवर्ड इस वक्त मत कीजिएगा, ना लॉन्ग पोजीशंस कैरी कीजिएगा, ना शॉर्ट पोजीशंस कैरी कीजिएगा, अनटिल अनलेस आपको बहुत बहुत कोई मेजर चार्ट पे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दिखता है तो, राइट दोस्तों। और फ्यूचर्स को भी इस वक्त अवॉइड कीजिएगा। अगर आप करते भी हैं डेरिवेटिव में काम, तो प्रॉपर इंश्योरेंस लेके कीजिएगा, नेकेड ऑप्शन में काम मत कीजिएगा। सपोज अगर आपको कोई कॉल भी खरीदने का मन कर रहा है, किसी शेयर में तेजी दिख रही है, तो एटलीस्ट उसके ऊपर की कॉल बेचिएगा, ताकि जो आपकी रिस्क है उसके अंदर लॉस की, वो बहुत लिमिटेड हो जाए। इसी तरह अगर आपको लगता है कोई शेयर बहुत मंदा, आप पुट खरीदना चाहते हो, तो दोस्तों उसकी पुट खरीद के नीचे की कोई पुट एक जरूर बेचिएगा, ताकि अगर वो उतना नहीं टूटता या आपके रिवर्स जाता है तो आपको लॉसेस कम हो। वैसे तो मैं बोलूँगा डेरिवेटिव अवॉइड कीजिए, प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही कीजिए, और कैश में ही काम कीजिए। यस, डेरिवेटिव्स के अंदर सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी में आप ऑप्शंस के अंदर काम कीजिए, बाय या सेल करके। वो भी मेरी सलाह होगी कि जो लोग जानते हैं वो लोग ही काम करें, किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट लेके ही काम करें। आइदर आप किस वे में, किस तरीके से देखना चाहते हैं वो देखिए, पर आप इंटरडे में पोजीशंस अगर काट के जाएंगे तो आपको रोज एक अच्छा दिन मिलेगा ट्रेड करने के लिए, राइट। जो बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, जो ऑप्शंस को राइट करके चलते हैं, उनके लिए तो दोस्तों वो मंथली और वीकली में राइट करते हैं, पर जो इंटरडे वाले हैं उनको इंटरडे में ही पोजीशंस काट के जाना चाहिए, चाहे उनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। क्योंकि अगर आप कोई भी पोजीशंस लॉस वाली निफ्टी, बैंक निफ्टी में एक थंब रूल बना दीजिए, हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। सबसे बड़ी गलती एक इंटरडे ट्रेडर क्या करता है, अगर उसको निफ्टी, बैंक निफ्टी में इंटरडे लॉस हो रहा होता है ऑप्शन ट्रेड करने में, तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड करता है, और वो लॉस कहीं ना कहीं बढ़ता जाता है। तो मेरी एक बिल्कुल गुजारिश है, बिल्कुल एक थंब रूल बना लीजिए, अगर मैं कैरी फॉरवर्ड वही पोजीशन करूंगा इंडेक्स की जो मेरी प्रॉफिटेबल पोजीशन होगी, लॉस की पोजीशन को कभी कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए दोस्तों। आपको अगले दिन फिर मौका मिलेगा, अगर आपको कुछ भी शॉर्ट बनाना है या लॉन्ग बनाना है, देख के बनाइएगा। ओवरनाइट पोजीशन सिर्फ उसी को कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा जो आपकी प्रॉफिट्स की होती हैं, लॉस वाली पोजीशन को बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड मत कीजिएगा। ये एक थंब रूल बना लीजिए, ये मैं आपको सीख भी दे रहा हूँ इस मार्केट के अंदर। आइए कुछ शेयर्स जो मुझे ऐसा लगता है इस जगह पे बिल्कुल लेवल पे खड़े हैं और रिस्क ऑफ उनका ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा है, जिनमें पहला शेयर है IEX। दोस्तों लगातार इस शेयर को हम वॉच कर रहे हैं, हमारी हालांकि पोर्टफोलियो में अच्छा खासा है ये शेयर, मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं, हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा खासा ये शेयर है, भरा पड़ा है। पर इस वक्त एज अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर एक ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है दोस्तों। लगातार ये 217 का लेवल होल्ड कर रहा था 220 का लेवल, अभी इसने उतना 220 का लेवल फिर से तोड़ के नीचे बंद हुआ है। अगर दोस्तों अब की बार ये 215 का लेवल के नीचे अगर ये आ जाता है, तो आप देखेंगे कि इसके सपोर्ट के नीचे जैसे ही आएगा तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो लगभग 200 रुपये के आसपास है। तो यहाँ से 15 से 20 रुपये की चाल नीचे की, थोड़ा सा स्विंग ट्रेड में अगर ये 16 रुपये को, 17 रुपये को तोड़ता है तो आपको मिल सकती है इसके अंदर 222-23 का ये स्टॉप लॉस रहेगा। और ये शेयर आप देखिएगा, पहले इसको तोड़ने दीजिएगा अपने सपोर्ट को, फिर ये शेयर आपके सेलिंग में आ जाना चाहिए। और कुछ बैंकिंग सेक्टर्स जो मुझे लग रहे हैं, क्योंकि ये बैंक की जो फ्रॉड की खबर है, आप इंटरडे के अंदर, हमारी इंटरडे ट्रेड सेटअप आपको दिया हुआ है हमने, उसके अंदर आप डाल सकते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर बहुत गैप डाउन खुले बैंक्स तो किसी में भी अचानक से सेल ऑफ के लिए मत जाइएगा, राइट। और जहां तक बात मेटल्स की है, मेटल्स में मैं बहुत मंदी नहीं देख रहा हूं। इनफैक्ट मेटल्स में अगर कोई डाउनफॉल आता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और एज अ जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो अपने हिसाब से जहां जहां सपोर्ट्स आपको दिखते हैं, से टाटा स्टील हुआ, हिंडाल्को हुआ, या आपका JSW स्टील हुआ, इनको नीचे के लेवल पर सिर्फ एक्यूमुलेट कीजिएगा। वेदांता हुआ, ये सारे शेयर्स अभी डाउनफॉल में नहीं है। और अगर वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो वैसे भी मेटल तो स्ट्रांग रहता है, कमोडिटी स्ट्रांग रहती है। तो ये सारे सेक्टर स्ट्रांग लग रहे हैं मेरे को दोस्तों। इसके अंदर आप अभी बाइंग देखेंगे। पावर सेक्टर मुझे टूटता हुआ दिख रहा है, खास करके टाटा पावर लीड कर रहा है इसको, तो थोड़ी सी दूरी बना सकते हैं पावर सेक्टर से। और एक सेक्टर जो स्ट्रांग लग रहा है वो मीडिया का सेक्टर है, जिसके अंदर HT मीडिया, NDTV, TV18 ये सारे शेयर्स स्ट्रांग है, एक्सेप्ट जी मीडिया। जील उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है और
इसके अंदर जो मैंने चार्ट देखा है इसके अंदर भी एक अच्छा खासा मुझे ब्रेकडाउन आता हुआ दिखा है। हालांकि इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 240 का, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो अगर ये 240 और 260 के रेंज में रहेगा तो यहाँ अक्यूमुलेट होके वापस इसका ऊपर जाने का चांस बहुत अच्छा है। पर अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया दोस्तों तो 200 रुपये तक भी जाएगा, तो इसको आप अपनी निगाह में रखिएगा। हालांकि मैं इसको यहाँ से बहुत ज़्यादा, क्योंकि ओवरसोल्ड चल रहा है ये, तो ओवरसोल्ड और इनफैक्ट ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर आप कोई भी इसके अंदर रिवर्सल देखते हैं तो मे बी 57 56 का एसएल रख के आप इसको बाय भी कर सकते हैं अगर आपको इसके अंदर कोई रिवर्सल दिखता है। हालांकि फिलहाल ये चार्ट पे बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है डेली चार्ट पे, और मैं आप बता दूं आपका इसका जो वीकली चार्ट है उस पर भी ये वीक है, और ये एक लेवल है 241 का जिसको इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, जो हमने पहले भी अपनी बॉर्डर लाइन की थी। तो हालांकि यहाँ से लेके 240 के बीच में मुझे एक अच्छी बाय दिखती है अगर इसको कोई रिवर्सल मारना है तो 240 से 260 के बीच में कहीं भी हम बाय रखेंगे तो इसका 235 का मे भी कैसे लग सकते हैं अगर आप बाय करते हैं एनी रिवर्सल पे। तो मैं अभी यहाँ बाय नहीं बोल रहा हूँ, कोई रिवर्सल आए तो आप यहाँ पे कोई भी रिवर्सल पे बाय कर सकते हैं, पर 235 236 का जरूर क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख दीजिएगा, क्योंकि 241 के क्लोजिंग के नीचे की क्लोजिंग थोड़ी खराब मानी जाएगी। इसके अंदर अभी बिल्कुल अपने सपोर्ट्स के आसपास चल रहा है जो कि 250 के आसपास है इसका, तो 240 से 260 की ऐसी रेंज है जहां इसको एक्यूमुलेट होना चाहिए। यहां अब आपको सेलिंग नहीं करनी चाहिए, मीडिया स्टॉक से सेलिंग में बचिए, क्योंकि मीडिया के बाकी सारे शेयर्स बहुत स्ट्रांग है और हो सकता है जील कभी भी वापस से ये भी अपने एक मूड में तेजी के आए तो एकदम से बहुत तेजी से अपसाइड जाए, तो इसके अंदर शॉर्ट की पोजीशन मत बनाइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ से अब इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं लगता शॉर्ट करने में, क्लियर मैं भी बता दूं। शुगर सेक्टर थोड़े ठीक लगते हैं बिकॉज क्रूड ऑयल का जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है तो एथेनॉल, क्योंकि जो हमारी शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड है उसकी वजह से एथेनॉल का जो है लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो शुगर की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, शुगर के प्राइसेस जो शुगर के जो शेयर्स हैं उनमें एक अच्छी अपसाइड आना चाहिए क्योंकि उसके अंदर रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा होगा। शुगर के अंदर आप बलरामपुर चीनी, प्राज हैं, रेणुका शुगर जैसा शेयर है, धामपुर है, आंध्रा शुगर है, किसी में भी अपने सपोर्ट लेवल पे धीरे धीरे बाइंग बना सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जहाँ तक बात करते हैं दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ मुझे मान इंफ्रा बहुत अच्छा लगता है। 150 रुपये के लेवल के लिए एनी टिप पे आप इसको बाय करेंगे और इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा डाउनफॉल्स नहीं देख रहा हूँ। राइट दोस्तों, ये कुछ सेक्टर्स हैं। और फार्मा के अंदर ऑरबिंदो फार्मा अभी ठीक लग रहा है, जिस लेवल पे खड़ा है यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक मिल सकता है। और बाकी बहुत ज़्यादा दोस्तों अभी मार्केट में बाइंग अवॉइड ही कीजिए मेरे हिसाब से, अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, लेट मार्केट सेटल। ट्रेडर्स को भी कम क्वांटिटी में काम कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैंने एक चीज़ नोटिस की, अगर आप भी नोटिस करेंगे लास्ट 2 से 3 मंथ्स के अंदर हमने जो भी स्टॉक खरीदा है वो हमारे कॉस्ट प्राइस से ऊपर ही नहीं गया है। मेड बी हेवल्स, मेड बी IT शेयर्स, मेड बी कैपिटल गुड शेयर्स, मेड बी पावर शेयर्स, मेड बी बैंकिंग सेक्टर शेयर्स, कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जो हमारे प्राइसेस से ऊपर गया हो। राइट, तो जब हमारे अभी जो हमारे पुराने प्राइसेस से ऊपर तब तक नहीं जा रहा शेयर, इसका मतलब एक इमीडिएट जो मार्केट है वो एक करेक्शन मोड में यानी कंसोलिडेशन के मोड में। तो कंसोलिडेशन में हमें ऑलरेडी हमने जो माल खरीदा है तो अब हमें उसको एवरेज आउट करने के लिए थोड़ा सा नीचे आने दीजिए मार्केट को, वहां एवरेज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ फिर से अगर बाय कर लेंगे तो नीचे के लिए आप अपने लिए गुंजाइश ही नहीं छोड़ेंगे बाय करने की। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा था पिछले वीडियोस में, ऊपर फंसिएगा नहीं। थोड़ा थ्रोट में प्रॉब्लम आ गई थी तो मैं लास्ट में 1-2 वीडियोस नहीं बना पाया, और आपने देखा फ्राइडे को किस तरीके से फॉल आया, थर्सडे को किस तरीके से टीवी वालों ने इतना आपको ज़्यादा बूस्टअप कर दिया था, ये भी खरीद लीजिए, वो भी खरीद लीजिए, सब कुछ खरीद लीजिए, और फ्राइडे अचानक से फिर डाउन। तो दोस्तों आप अपने लेवल्स पे काम कीजिए, आपको लेवल्स पता है किस लेवल के ऊपर बाजार तेज होनी है, किस लेवल के नीचे बाजार अभी कंसोलिडेट होनी है, उसी पे अपना चार्ट्स को फोकस रखिए, प्राइस एक्शन को ही फोकस रखिए दोस्तों। बाकी जो नॉइज है उसको आने दीजिए, काम की लगती है उसको इंप्लीमेंट कीजिए, नहीं काम की लगती है उसको निकलने दीजिए, पर अपने चार्ट्स पे ही फोकस रखिए और चार्ट्स ही आपको बचाएंगे। तो मेरा फिर मानना है बाय ऑन डिप्स की नीति तो हम रखेंगे ही रखेंगे एज इन्वेस्टर, पर सेल ऑन राइज की भी नीति होगी, तभी हमारा कैपिटल खुलता रहेगा और हम नीचे के लेवल पर बाय कर पाएंगे। जैसे अभी 17,600 के ऊपर जब बाजार गई थी, इट वाज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, जो शेयर आपके फंसे हुए थे उनसे एक बार निकलने का मौका दिया था, चाहे वो IT हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स हो, एक अच्छा मौका था निकलने का। तो मे भी जिन्होंने चूक कर दिए तो मैं तो नहीं कहूँगा आप अपने लॉसेस काटिए यहाँ पे अगर आपने कैश में बाइंग किया, पर अगर आपको एवरेज आउट करना है तो यहाँ पे ना करके थोड़ा सा बाजार को 16,800 के आसपास देने दीजिए, वहाँ पे आप 17,050 से 16,800 के बीच में हम एक एवरेज बाइंग शुरू करेंगे। तो यही मेरा आपसे मानना है, इस तरीके से हम एक SIP फॉर्म में बाइंग करते जाएंगे नीचे के लेवल पर, ऊपर का लेवल पर जब हमें मिलेगा तो वापस से हम सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो जब तक मार्केट वॉलेटाइल है अप्रैल तक, आपको यही नीति अपनानी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आता तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।